तो चलिए बच्चों, मुझे बताना चाहिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के डाउट्स। तो जो मेरे पास डाउट्स आए हैं, जो एमसीक्यू बच्चे करना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इस वीडियो के नीचे टाइटल के साइड में एरो है, उसको क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में आपको ये जो बुकलेट है इसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और एमसीक्यू जो बुकलेट आएगी उसको डाउनलोड कर लीजिए। वैसे प्रिंट आउट आप निकाल ले तो ज्यादा अच्छा है, क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो चलिए फिर, मुझे जो डाउट पूछा है किसी बच्चे ने, वो क्वेश्चन नंबर 2। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर is bent into the shape as shown in the figure. It carries a current of I ampere and the radius of the circular loop is R meter. Then the magnetic induction at its center will be. तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो वायर है स्ट्रेट वायर, इसी को बैंड किया गया है सर्कुलर फॉर्म में। तो जब इसके सेंटर पर आप बात करेंगे और करंट जो है वो इस तरीके से पास हो रहा है, मतलब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दो वजह से होगी, एक स्ट्रेट वायर की वजह से और एक सर्कुलर लूप की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड अपन उसका डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। तो आपको क्लियर दिख रहा है, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि थंब को करंट के डायरेक्शन रखेंगे, फिंगर को सेंटर की तरफ टुवर्ड्स द पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड दिख रही है, इनवर्ड्स। तो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब क्रॉस। सपोज इसको मैंने बोला B1, जबकि ये जो लॉन्ग वायर है उसकी वजह से देखो करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स टुवर्ड्स सेंटर, तो पाम जो ओपन हो रहा है वो देखो इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है डॉट B2। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नो डाउट नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। व्हाट इज B1? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। एंड व्हाट इज B2? मैग्नेटिक फील्ड at center due to straight wire, long wire। तो दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, इसका आप वैल्यू रख दीजिए म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर माइनस B2 म्यू 0/4 पाई इंटू 2i अपॉन आर। आर मतलब रेडियस, ये इसका डिस्टेंस हो गया वायर से। अब आप लूप के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना लेंगे, 1, तो n की वैल्यू 1। तो अब B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू 2i अपॉन r, कॉमन निकल जाए, पाई माइनस 1। तो ये होना चाहिए बच्चों आपका आंसर, म्यू 0/4 पाई 2i अपॉन r पाई माइनस 1, मतलब बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12।
Question number 12. The magnetic field at the center of coil of n turns bend in the form of a square of side to L carrying current I is. The magnetic field at the center of coil of n turns. तो देखो, यदि आपने कॉइल को स्क्वायर शेप में बैंड कर दिया ऐसा, और फिर करंट यदि जा रहा है, तो सेंटर पर हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 12, जो कॉइल थी उस पर एन टर्न्स हैं, तो यदि हम बात करें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऐसा आ रहा है इनवर्ड, इसमें करंट ऐसा आ रहा है, तो देखो आप फिंगर्स जो है टुवर्ड सेंटर इनवर्ड्स, इसकी वजह से भी इनवर्ड, सब क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B इज इक्वल टू वो होगी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब सब साइड 2L है, स्क्वायर होने की वजह से यहां पर एंगल कितने बनेगा 45, और ये एंगल भी कितने का बनेगा 45। तो इसका मतलब एक वायर, एक साइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वही बाकी के कारण भी प्रोड्यूस होगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B, वो 4 टाइम्स ऑफ B1 हो जाएगी, और नो डाउट क्रॉस रहेगी। क्रॉस का मतलब इनवर्स। अब एक के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। तो आप लोग को मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई। यदि B1 बात करेंगे तो B1 हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। साइन अल्फा 1 मतलब 45 प्लस साइन अल्फा 2 45। तो B1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 into 1 by root 2. Finally, B1 is equal to μ0 upon 4 pi into I upon R into root 2. तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 4 times of B1 μ0 upon 4 pi into I upon R into root 2। यदि एक लूप होता तो उसकी वजह से इतना, लेकिन कितने लूप्स हैं n, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी नहीं n टाइम्स। तो B इज इक्वल टू नेट कितनी होगी n टाइम्स ऑफ इसका μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 4 रूट 2। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, 4 को कैंसिल करके दिया है, तो 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो फिर आना चाहिए बी नेट μ0 अपॉन μ0, अच्छा सामने रूट 2 कर दिया हमने, ठीक है। तो रूट 2 μ0 इंटू n इंटू आई अपॉन पाई इंटू ऑफ आर। यहाँ पर आर की प्रॉब्लम हो रही बच्चों। आर जो है ना वो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो आपको मालूम है टोटल कितना है 12 है, हाफ लेंथ क्या होगी L, तो R मतलब L,
तो अपन इस आर की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एल। तो आपका आंसर होना चाहिए √2 इंटू μ0 इंटू एल इंटू आई अपॉन पाई इंटू एल, ए ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1-3। ये किसी का डाउट है। A and B are two concentric circular conductors of center O and carrying current I1 I2 as shown in the adjacent figure. If the ratio of their radii is 1:2 and the ratio of flux densities at O due to A and B 1:3, then the value of current I1 and 2। तो बच्चों यहाँ पर हमको R1 अपॉन R2 ये गिवन है 1:2 and flux densities V1 by V2 is equal to 1/3 और I1 by I2 हमको फाइंड करना है। यदि आप देखें तो दोनों में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। जो इनर कॉइल है उसको 1 बोला गया है और उसका रेडियस दिया गया है R1, और जो आउटर है उसका रेडियस R2, और दोनों में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में I1 I2। तो यदि अपन P1 by V2 तो क्या बोलोगे, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई Ni अपॉन R। लेकिन N 1 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो लूप है, 1 टर्न होगा। μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई I2 अपॉन R2। μ0 अपॉन 4 पाई कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, तो आपके पास बचा है V1 by V2 is equal to I1 by I2 into R2 upon R1। अब I1 by I2 फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो V1 R1 V2 R2 is equal to I1 upon I2। V1 by V2 हमको 1/3 बोला है और R1 by R2 1/2 बोला है। तो 1/6 is equal to I1 upon I2। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, 1/6। बच्चों एक डाउट ये 9th क्वेश्चन भी है, तो इसमें आप जरा इमेजिनरी है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ओरिजिन हो गया O, ये x एक्सिस, z एक्सिस, और इस साइड y एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो दिया गया y डैश। यहां वायर है, ये z एक्स प्लेन में, और इस पे करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है O पर, ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा गया है। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप राइट हैंड पाम रूल से पता करते हैं। हमको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर्स को ओरिजिन की तरफ, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि पाम जो है वो ऐसी ओपन हो रही है।
मतलब ओ वाई डैश डायरेक्शन में, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ओ वाई डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास में डाउट आया है इसका आंसर डी हो गया बच्चों। वो आया है क्वेश्चन नंबर 14 PQRS is a square loop made of uniform conducting wire. The current enters the loop at P and leaves at S. Then the magnetic field will be मतलब जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ये ऐसा और फिर ऐसा। हालांकि इसमें तो यहाँ भी बना हुआ है पर इसमें से करंट का फ्लो नहीं बता रहे। तो हमको पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड, then the magnetic field ये क्वेश्चन है। PQRS is a square loop made of uniform conducting wire. The current enters the loop at P and leaves at S. Then the magnetic field will be. बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें एरो नहीं दिया है पर कंडक्टर तो बोला है। तो जब यहां से करंट आएगा सपोज I1 प्लस I2 टोटल करंट, तो जंक्शन P पर जाएगा, यहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां से मान लीजिए जा रहा है I1, तो बाकी बचा हुआ करंट I2 यहां से आएगा और यहां से करंट जो है लीव कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से करंट I1 गया, यहां से भी I1 जाएगा, यहां से भी I1 जाएगा, यहां से I2 करंट आएगा, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, यहां से टोटल करंट I1 प्लस I2 आउटगोइंग करंट होगा। अब ये जो आर्म है PQ इसका रेजिस्टेंस सपोज R, तो इसका भी रेजिस्टेंस R होगा, इसका भी रेजिस्टेंस R होगा और इसका भी रेजिस्टेंस R होगा। कंडक्टर है, इक्वल है साइड्स इसलिए। अब सपोज ये पूरी टोटल लेंथ जो है वो 12, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वायर है यहाँ से ये सेंटर का डिस्टेंस L होना चाहिए, इसका भी डिस्टेंस L होना चाहिए, इसका भी डिस्टेंस L होना चाहिए और इसका भी डिस्टेंस L होना चाहिए। अब करंट चूंकि इंटर कर रहा है P से और लीव कर रहा है S से, मतलब इन दोनों के बीच का यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे VPS इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां से करंट आ रहा है I1, लेकिन वो पूरा जो ये वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है R 3R, सीरीज हो जाएगा ना, तो V इज इक्वल टू IR, तो I1 इनटू 3R। ऐसे VPS यहां से पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन करंट है I2 और यहाँ का रेजिस्टेंस है R, तो I2 इनटू R। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब ये प्रोडक्ट भी सेम होंगे, तो I1 इनटू 3R इज इक्वल टू I2 इनटू R, तो RR कैंसिल हो गया। तो I2 क्या प्रूफ हुआ 3 टाइम्स ऑफ I1, मतलब यहाँ पर जो करंट जा रहा है इस आर्म से जितना करंट यहाँ पर जा रहा है उसका 3 टाइम्स इस आर्म से जा रहा है। समझ रहे बच्चों?
इसका मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां से करंट जा रहा है 10 एम्पियर, तो इसका मतलब यहां से कितना जाएगा 30 एम्पियर। इसका मतलब टोटल इनकमिंग करंट कितना रहा होगा 40 एम्पियर। 40 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ 10 और यहाँ पर 30, क्योंकि यहाँ पर जो करंट होता है वो 3 टाइम्स होता है। तो हमको कंडीशन मिल गई I2 3 टाइम्स ऑफ I1। अब रहा सवाल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप जरा देखिए ये जो PQ, QR और RS, इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यदि मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो आप देखो थंब को आप करंट के डायरेक्शन में रखोगे, फिंगर को टुवर्ड्स सेंटर, पाम किस तरफ ओपन हो रहा है इनवर्ट्स, इसकी वजह से भी देखो इनवर्ट्स और इसकी वजह से भी देखो इनवर्ट्स। तो ये जो अपर 3 आर्म्स हैं इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, ऐड होती जाएगी। जबकि आप इस आर्म की वजह से देखो आप इसमें करंट का डायरेक्शन डिफरेंट है, हम ऐसा रखोगे तो देखो आप फिंगर इस तरफ पाम ऐसी ओपन हो रही है आउटवर्ड, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, जबकि इन सब में क्या हो रहा था इनवर्ट्स, मतलब क्रॉस था और यहाँ पर आउटवर्ड मतलब डॉट, एक दूसरे के अपोजिट है। नो डाउट इन तीन के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपन बोलेंगे B इज इक्वल टू, तो सपोज मैंने इसको बोला फर्स्ट आर्म, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की वजह से इनवर्ट से सब ऐड होती जाएंगी मैग्नेटिक, इससे नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। और अकेली ये जो आर्म है उसके कारण अबव द प्लेन ऑफ द पेपर है, डॉट बनाया ना मैंने ऐसा, तो माइनस ऑफ B4। अब सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो नो डाउट इक्वल होगी इन सब वायर्स की वजह से, नहीं मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं होगी, करेक्ट इस इनमें इक्वल होगी फर्स्ट वायर, सेकंड वायर और थर्ड वायर में, क्योंकि करंट सेम है और डिस्टेंस सेम है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3, इसका मतलब तीनों को ऐड कर दोगे थ्राइस ऑफ B1 हो जाएगा माइनस B4। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये B1 B2 B3 इक्वल है, क्योंकि उनसे करंट सेम है और डिस्टेंस सेम है, लेकिन B4 डिफरेंट रहेगा क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू डिफरेंट हो गई है। अब B1 की वैल्यू निकालो तो अपन को मालूम है यदि ये स्क्वायर शेप हो रहा है, इस स्क्वायर शेप में मैंने आपको बताया था यदि मान लीजिए यहाँ पर अपन बात करें एंगल अल्फा 1 है और यहाँ एंगल अल्फा 2 है, तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप होती है, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको μ0/4 पाई इनटू I अपॉन R इनटू sin अल्फा 1 प्लस sin अल्फा 2। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 3 वायर है इनसे करंट सेम है I1 और R मतलब पॉइंट का डिस्टेंस वायर से, तो यहाँ पॉइंट कहां पर है सेंटर पर है, इसका वायर से डिस्टेंस टोटल मैंने 2L बोला, आपको अज्यूम करो तो ये हाफ लेंथ हो जाएगी L, इसलिए R की जगह अपन क्या लिख सकते हैं L। sin अल्फा 1 हो जाएगा sin 45 प्लस sin अल्फा 2 भी हो जाएगा 45, तो sin 45 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 ये मैग्नेटिक फील्ड होगी फर्स्ट वायर की वजह से। सेम फोर्थ वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0/4 पाई इनटू I2 अपॉन L इनटू 2/√2। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, ये जो आपका मेन स्टेप है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ B1, B1 की वैल्यू देखो आप ये है μ0/4 पाई I1 अपॉन L इनटू 2/√2 माइनस B2 की वैल्यू B4 की वैल्यू रखो μ0/4 पाई I2 अपॉन L इनटू 2/√2। तो I2 कितना है थ्राइस ऑफ I1, यहाँ रखोगे आप। अब आप देखो ये पूरा कंप्लीट सेम हो गया, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई 0।
इसीलिए वो ऐसा था, वो जो आपको मैंने केस बताया था ना कि यदि सर्कुलर ये है और मान लीजिए यहाँ से करंट इनवर्ट हो रहा है और ये आउटवर्ड ऐसा जा रहा है और फिर यहाँ से भी जा रहा है, तो हमेशा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। उसका रीजन यही है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका, जो डाउट था 14, इसका आंसर होना चाहिए 0 एट द सेंटर ऑफ लूप। नेक्स्ट जो मुझसे डाउट पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों कभी भी किसी वायर की वजह से यदि मैग्नेटिक फील्ड अपन बात करते हैं तो वो डिस्टेंस पर यदि पॉइंट होता है तब होती है। यदि पॉइंट उसी पर है, वायर पर ही है, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए जरूरी है कि जो भी पॉइंट्स है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो वायर के अराउंड डेवलप होती है, वायर पर नहीं। तो इस वायर में ऐसा दिया, यहां से ऐसा के ऐसा बेंड कर दिया है, और ये जो पॉइंट है सेंटर, वो इस वायर के डायरेक्शन में ऐसे ही जब यहां से बेंड किया, यहां से आ रहा है, तो ये जो जा रहा है वो भी सेंटर इस वायर के डायरेक्शन। ये फर्स्ट वायर और ये इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल इस, ये जो 1/4 आपको दिख रहा है ना सरकमफ्रेंस सर्कुलर कॉइल, उसकी वजह से। तो देखो आप, थंब को आप ऐसा रखोगे, फिंगर्स को देखो आप सेंटर की तरफ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ दिख रही है? बिहाइंड द बोर्ड, आपकी लैंग्वेज के हिसाब से बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो इनवर्ट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए 17 का, वो होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर, मतलब बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आपने जो मुझसे पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 18, 18। तो यहाँ भी two long straight wires are set parallel to each other. Each carries a current I in the same direction, and the separation between them is 2R. The intensity of magnetic field midway between them. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में एक वायर यहाँ पर, एक वायर ये है, और दोनों से करंट जो फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं मिडवे, जबकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 2R है। 2R, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखो R डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट का। यदि P बोलता हूं तो इसका फर्स्ट वायर से डिस्टेंस R और सेकंड वायर से डिस्टेंस R हो गया, है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दोनों वायर्स की वजह से इक्वल होगी, क्योंकि दोनों में करंट कैसा बोला गया है? सेम। ईच कैरीज ए करंट है, करंट दोनों में सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो यदि अपन इसको बोले फर्स्ट वायर, इसको बोले कौन सेकंड वायर, तो फर्स्ट वायर और सेकंड वायर दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई into 2I/r, करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर? इक्वल होगी। अब फर्स्ट वायर करंट देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब रखोगे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को P की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है? इनवर्ट्स, क्रॉस। और सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो, हम रखोगे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट P की तरफ, आउटवर्ड, above the plane of the paper, मतलब डॉट। मतलब दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की है और एक दूसरे के अपोजिट है। एक की वजह से बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर और एक की वजह से अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी जाएगी? 0।
तो ये 18 का जो आना चाहिए था इस पर्टिकुलर पॉइंट BP पर, BP इज इक्वल टू B1 माइनस B2, तो 0 आ जाएगा। तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। नेक्स्ट जो मेरे पास डाउट पूछा गया है 18 के बाद जो बच्चों ने पूछा है, वो मेरे पास डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, वैसे ही होगा। 20 the current of 10 ampere is passing through a long wire which has semicircular loop of radius 20 cm as shown in the figure. Magnetic field produced at the center of the loop. बच्चों फिर वही प्रॉब्लम हुई है, देखो आप ये सेंटर जो है इस पर, यदि अपन इनकी वजह से बात करें और इसकी वजह से, तो ये वायर और इस वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं, क्योंकि सेंटर जो है वायर के डायरेक्शन में है। तो इस पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी केवल इस सर्कुलर आर्क की वजह से होगी। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई, वैसे तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको थीटा इंटू आई अपॉन आर, और थीटा आपको क्लियर है यहाँ पर कितना बन रहा है 180 मतलब पाई रेडियन। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू पाई इंटू आई अपॉन आर, ये आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर पाई पाई का जाएगा कैंसिल, और करंट की वैल्यू गिवन है, मैंने करंट भी सब्स्टिट्यूट किया है। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 इंटू 10 अपॉन R हमको दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर, 0.2 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.8, तो म्यू 0 इंटू 10 बाय 0.8 टेस्ला, तो 100 अपॉन 8 हो गया। म्यू 0 100 अपॉन 8 टेस्ला। तो यहां पर म्यू 0 आंसर जो है वो पाई पाई मुझसे मिस हो गया क्या? बच्चों ठीक है सब कुछ, यहाँ पर आंसर जो आना चाहिए था म्यू 0 इंटू 100 बाई 8, उन लोगों ने थोड़ा सा आपको घुमाया है, मुझे भी घुमा दिया साथ में। म्यू 0 की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो 4 से ये 8 कैंसिल होगा 2 जाएगा, और 2 से ये 100 कैंसिल होगा तो 50 हो जाएगा, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो पाई 50 का पाई और जो 10 मल्टीप्लाई हुआ 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा टेस्ला। अब ये 10 टू द पावर माइनस 6 को अपन माइक्रो लिख सकते हैं ना, तो ये माइक्रो अलग है और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम अलग है। तो हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, लेकिन नहीं, ये माइक्रो है। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद जो डाउट है वो है 22। In the figure, what is the magnetic field at point O? अब ये ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये स्ट्रेट वायर। तो करंट यहां से इनवर्ट
यस, और ये सेंटर और ये डिस्टेंस आर है, नो डाउट ये भी डिस्टेंस आर होगा। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हो रहे हैं, एक ये वायर और फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 वायर्स हो रहे हैं। अब इन 3 वायर्स की वजह से अपन को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। इसमें से B1 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इसी वायर के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब B इज इक्वल टू B1 0 हो गया। सेमी सर्कुलर की वजह से कितना जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई, है ना, इंटू पाई इंटू आई अपॉन आर, ये हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड आप देखें तो अबव द प्लेन ऑफ द पेपर आ रही है, इसकी वजह से ये लॉन्ग वायर, इसकी वजह से भी करंट ऐसा, तो ये भी अबव द प्लेन ऑफ द पेपर ऐड हो जाएगी। कितना होगा, प्लस μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू साइन अल्फा 1। यदि आप लोग को याद हो, यदि अपन ऐसा बात करें और यहाँ पर, क्योंकि हमने ये यहाँ पर जब देखा था तो ऐसा देखा था ना, एंगल अल्फा 1 या अल्फा 2, अब ये पॉइंट यदि यहाँ पर है तो ऐसा एंगल बनेगा। फिर अल्फा 1 कितना हो जाएगा, 0, कितना जाएगा, 0। और सेकंड जो है ये लॉन्ग वायर जाएगा तो जो एंगल बनेगा वो 90। तो यहां पर जाएगा साइन 0 प्लस साइन 90। आप बात समझ रहे हैं मेरी? देखो यदि ये पॉइंट यहाँ होता तो आपके ये इससे वायर के परपेंडिकुलर एक्सिस यदि अपन ले लेते, इससे एंगल ये थे अल्फा 1 और ये अल्फा 2, यदि यही पॉइंट यहाँ पर होता मान लीजिए तो ऐसा एंगल बनता नहीं है, एंगल अल्फा 1 कम हो जाता और ये अल्फा 2 बढ़ जाता। यहाँ वायर होता तो देखो आप एंगल और कम हो जाता। तो ठीक परपेंडिकुलर लोगे तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 90। तो इसलिए ये होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू पाई इंटू आई अपॉन आर प्लस यहां पर कितना आएगा बच्चों, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू साइन 0 0 साइन 91। तो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर कॉमन निकल जाएगा, यहां पर बचेगा पाई प्लस यहां बचेगा बच्चों 1। तो इसलिए जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए, अच्छा इसके फॉर्म में दिया हमने, इनने जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में दिया है पर आना यही चाहिए। यहाँ पर आप यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है क्या, कुछ नहीं हुई है भाई, मतलब हाँ ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू पाई प्लस μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। यहाँ पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो μ0 इंटू आई अपॉन 4r, ठीक है, प्लस μ0 इंटू आई अपॉन 4 पाई r, ठीक है।
ये मतलब कौन सा आंसर? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 23। अब 23rd क्वेश्चन आप देखें तो हमको बोला टू लॉन्ग वायर्स पी एंड क्यू बोथ आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर with distance 5 meter between them. If P and Q carry current of 2.5 ampere and 5 ampere respectively in the same direction, then the magnetic field at a point halfway between the। बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इनवर्ट होगी। इनवर्ट का मतलब क्रॉस, और सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो आउटवर्ड होगी। डॉट मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? एक दूसरे के अपोजिट। तो B इज इक्वल टू, मुझे तो ये क्योंकि एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो μ0/4 × 2I/r होता है, तो r चूंकि सेम है डिस्टेंस दोनों वायर से, पर करंट किसका ज्यादा है? 5 एम्पियर। तो इसका मतलब किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होगी? सेकंड वायर की। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड होगी, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब B2 ग्रेटर होगा तो B2 माइनस B1 आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 × 2I2, I2 मतलब 5, R मतलब 5/2 माइनस B1 कितना होगा? μ0/4 टू I1 मतलब 2.5 अपॉन R 5/2। B इज इक्वल टू μ0/4 कॉमन निकल गया, ये 5 और 5 कैंसिल जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस μ0/4 ये 2.5 × 2 कितना होगा? 5, तो इसको कैंसिल कर देगा, 2 ऊपर जाएगा। तो कुल मिलाकर B इज इक्वल टू μ0/4 कॉमन निकल गया, 4 - 2 आ जाएगा, तो μ0/4 × 2 बचेगा, 2 से 2 μ0/2 ये आंसर आएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 23rd। इसका करेक्ट आंसर बच्चों होगा डी ऑप्शन। फिर आप लोगों ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 25। जो आपके डाउट्स आ रहे हैं वही सॉल्व करवा रहा हूं मैं। 25th क्वेश्चन, two particles A and B of masses ma and mb respectively and having the same charge are moving in a plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speed of the particles are va and vb respectively and the trajectory are shown in the figure. Circular है मतलब मैग्नेटिक, दोनों पार्टिकल कैसे एंटर किए हैं? मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करते हैं तभी वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको जो B का रेडियस दिख रहा है वो कम दिख रहा है और A का रेडियस ज्यादा दिख रहा है। तो मासेस बोला है और वेलोसिटीज बोली हैं, तो डेफिनेटली रेडियस जो है RA ग्रेटर है, RA ग्रेटर है RB से, है ना। और R का फॉर्मूला क्या होता है? mv/qb। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब mv/qb। A के लिए A और यहाँ पर mb vb है ना, qb और vb। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब चार्जेस कैसे हैं? इक्वल चार्ज है क्या? टू पार्टिकल्स सेम चार्ज q q, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ma into va is greater than mb into v। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा है इसका मतलब,
मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 25 का होना चाहिए बी आंसर। फिर बच्चों 26 पूछा है आपने। इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट डिफ्लेक्ट्स इन द डायरेक्शन। क्या इलेक्ट्रॉन और ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो इसमें ऐसा एंटर कर रहा है और ये बोला गया एक्स एक्सिस और इसको बोला गया है वाई एक्सिस। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा? लॉरेंज फोर्स की वजह से होगा। लॉरेंज फोर्स अपन किससे निकालते हैं? बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। तो यदि हम राइट हैंड पाम, चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ए बी सी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है उसकी तरफ फोर्स किस तरफ लगना चाहिए? अपवर्ड। लेकिन ध्यान रहे पॉजिटिव चार्ज होता तब फोर्स कैसा लगता? अपवर्ड। क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। इस पर फोर्स कैसा लगना चाहिए? डाउनवर्ड, अपोजिट, नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, माइनस वाई। कौन सा क्वेश्चन है? तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए डी आंसर। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द माइनस वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट पूछा है आपने मुझसे क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपका डाउट है 28 के बाद 35 पूछा है आप लोगों ने मुझसे, 34th भी है। ओके, तो 28, 34, 35, 37, 38 है ना, 45, 48 और 50। ठीक है बच्चों, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।